स्टूडेंट्स, कभी आप लोग जो है कि वीडियो को खोजते होंगे यूट्यूब पर, तो जल्दी नहीं अगर निकलता है तो आप ऐसा किया करिए कि पहले एक्सपर्ट बोर्ड और एक्सपर्ट और हिंदी में अगर आप बोर्ड टाइप करके अगर सर्च करेंगे तो तुरंत जो चैनल खुल जाएगा। अगर नहीं तो एक्सपर्ट बोर्ड BOARD और उसके बाद टॉपिक का नाम और उसका पार्ट अगर लिख करके डाल मतलब है कि अगर सर्च करेंगे तो तुरंत जो है कि आपका वो वीडियो खुल जाएगा। तो आप इस तरह से खोलने की कोशिश करें, एक्सपर्ट बोर्ड, टॉपिक और उसका पार्ट। ठीक, अब आगे हम लोग जो है कि ये समझते हैं कि कोई भी एलिमेंट स्टेबल कब होता है, जब उसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, है ना, या उसके सारे ऑर्बिटल भरे होते हैं इलेक्ट्रॉन से, तो वो अपने आप को स्टेबल जो है कि मानते हैं। मतलब वो एलिमेंट क्या होता है, स्टेबल होता है। जैसे इनर्ट गैस जो होते हैं, जीरो ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं, तो हीलियम को छोड़ दें तो बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और 8 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से वो आप देखते हैं कि वो फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं, यानी उसके सारे ऑर्बिटल भरे होते हैं, कंप्लीटली फिल्ड होते हैं। तो वो क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, स्थायी होते हैं। तो हर एलिमेंट की चाहत होती है कि हम इनर्ट गैस एलिमेंट की तरह से रहें, है ना, फ्रीली कहीं भी जो है कि हम एग्जिस्ट कर सकते हैं, है ना, जैसे आज़ाद पंछी की तरह से रहना चाहते हैं, कहीं भी जा सकें, है ना। तो वो एक तरह से स्टेबल होते हैं। कौन से, इनर्ट गैस, जो इनर्ट जो एलिमेंट्स होते हैं, यानी कि जीरो ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं। ध्यान दें, जो 18 ग्रुप के एलिमेंट्स, या हम यूँ कहें कि जो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रेटॉन, जेनॉन, रेडॉन, ओजी, ये सब जितने भी एलिमेंट्स हैं, ये सब क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। तो हीलियम को छोड़ बाकी देखिए क्या होता है, सबके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होता है और स्टेबल होते हैं, सबकी वहीं पर पहुंच होती है हर एलिमेंट की। तो इसी से रिलेटेड हम लोग आज देखेंगे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है क्या चीज़, जरा हम लोग देखें। स्टूडेंट्स, हम लोग अगर देखें इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है क्या चीज़। इट इज़ द रिलेटिव टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इटसेल्फ इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। क्लियर। तो किसी भी एलिमेंट में अगर अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचने की जो टेंडेंसी होती है, उसी टेंडेंसी को हम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर होता क्या है कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसी भी एलिमेंट में कब आता है, जब उसके आउटर मोस्ट सेल में जब 4 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा आने के, जैसे मान लीजिए कि ये एटम है, ये उसका न्यूक्लियस है और इसके चारों तरफ क्या है, सेल हैं, ठीक है। और जब इसके चारों तरफ सेल होते हैं और इसमें जब इलेक्ट्रॉन्स कितने हो, बैलेंस सेल में, मान लीजिए कि बैलेंस सेल यही है, अगर उसके बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तब तो ये अपना 4 इलेक्ट्रॉन लॉस भी कर सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, यानी कि दोनों की तरह बिहेव करेगा। लेकिन अब जब इसके आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन हो गए, तब वो 5 इलेक्ट्रॉन लॉस करना पसंद नहीं करेगा, बल्कि ऑक्टेट को आने के अपने बैलेंस सेल, मतलब आउटर मोस्ट सेल आने बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो हमने बताया कि वो स्टेबल हो जाएगा, स्थायी हो जाएगा। तो वही 8 इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए वो क्या करता है, अब 5 इलेक्ट्रॉन हो गया तो वो 8 करना चाहेगा, न कि अपना 5 इलेक्ट्रॉन लॉस करना चाहेगा। तो अब यहाँ 5 हो गया, तो अब उसमें इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी आ गया, मतलब उसमें इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का एक तरह से क्या हो गया, गुण आ गया। तो अब यहाँ पर हम लोग समझें कि वो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का मतलब ये हो गया कि वो इलेक्ट्रॉन लेगा ही लेगा, वो देगा नहीं।
अब यहाँ पर अगर आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि जो 4 से अब नीचे होंगे तो क्या वो इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होंगे? भाई उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा, लेकिन बहुत कम होगा। वहाँ पर क्या होगा? कम होगा, तो इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं? लॉस कर सकते हैं। अब आपके दिमाग में ये होगा कि वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो गुण आया, वो इलेक्ट्रॉन खींचने का जो प्रॉपर्टी आया, वो कहाँ से आया? भाई उसमें कोई इंजन होगा तभी ना वो खींच रहा होगा। तो वो जरा उसके बारे में समझें कि वो इंजन एक्चुअल में यही है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में ये जो प्रोटॉन होते हैं, वही प्रोटॉन क्या करते हैं? इस प्रोटॉन के अगर करीब ये सेल आएगा तो ये प्रोटॉन क्या करेंगे? उस इलेक्ट्रॉन को तेजी से खींचने लगेंगे, या हम यूं कहें कि ये सेल में जैसे ही इलेक्ट्रॉन आएगा वो क्या करेगा? सेल चूंकि कॉन्ट्रैक्ट होकर के साइज जब छोटा होगा तो वो सेल के इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? जो सेल में इलेक्ट्रॉन होंगे न्यूक्लियस के करीब होंगे, तो उस इलेक्ट्रॉन को तेजी से अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, आने की वो उसमें इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी बढ़ जाएगा। तो एक्चुअल में होता है प्रोटॉन। तो प्रोटॉन तो चाहे वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो चाहे इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, सब में होते हैं। तो ये प्रोटॉन खींचता है। तो जब यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं या 6 इलेक्ट्रॉन, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। साइज क्या होता है? सेल कॉन्ट्रैक्ट करता है, साइज छोटा होता है, तो ये प्रोटॉन के काफ़ी करीब हो जाते हैं और नंबर ऑफ प्रोटॉन तो बढ़ता ही जाता है। तो ये क्या होता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी क्या होता है? बढ़ता चला जाता है। मतलब उस एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी बढ़ता जाता है। उसी टेंडेंसी को हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कह रहे हैं। तो अब ये क्लियर हो गया कि जो इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ, जो एलिमेंट अपनी तरफ इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा, ऐसे एलिमेंट को हम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, और उस टेंडेंसी को, उस क्रिया को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहेंगे। क्लियर? अब जैसे कुछ एग्जांपल्स ये हमने ले लिया, हाइड्रोजन का ये होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये होता है, लिथियम का ये है। तो जैसे अगर हम किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो देखें कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट टू राइट चलने पर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। या हम यूं कहें कि ऐसे भी अगर हम लोग देखें तो ये बढ़ रहा है। ये टॉप टू बॉटम अगर चलें तो देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रहा है? घट रहा है। तो किसी ग्रुप में टॉप टू बॉटम चलेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगा, किसी ग्रुप में टॉप टू बॉटम चलेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगा, लेकिन लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। तो क्लियर हो गया। तो हम लोग देखते हैं अफेक्टिंग फैक्टर्स, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को। तो यहाँ पर है एटॉमिक रेडियस, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल, नॉन मेटालिक नेचर, बॉन्ड लेंथ, स्टेट्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन मीन्स परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर, ऑक्सीडेशन स्टेट एक्सेट्रा, ऐसे और भी हैं। तो कम से कम इतना तो जाने हम लोग। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं अफेक्टिंग फैक्टर्स में कि कैसे वो अफेक्ट करेंगे। तो हम लोग देखें यहाँ पर अफेक्टिंग फैक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसको हम लोग 3 पार्ट में हम लोग एक तरह से डिवाइड कर लें, ऐसे कि है ना, ऐसे स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है ना। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पर अगर हम लोग देखें कि सबसे पहले होता है कि एटॉमिक रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब अगर साइज छोटा हो तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा, क्योंकि ये तो आप बहुत अच्छी भली भांति जानते हैं कि भाई यहाँ पर अगर ये न्यूक्लियस है और ये उसके चारों तरफ सेल हैं, तो अब जैसे जैसे अगर हम लोग यहाँ पर ध्यान दें कि सेल छोटा होता जाएगा, तो ये प्रोटॉन यहाँ पर है न्यूक्लियस में। अगर मान लीजिए हम इस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो ये प्रोटॉन इस इलेक्ट्रॉन को तेज़ी से खींचेंगे, यानी कि ये बैलेंस सेल अगर है तो यहाँ पर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा। लेकिन अगर ये बैलेंस सेल हो गया, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, तो अब प्रोटॉन यहाँ पर है, इलेक्ट्रॉन ये यहाँ पर है, तो डिस्टेंस बढ़ गया। तो डिस्टेंस बढ़ा तो रेडियस बढ़ गया। तो कहने का मतलब है कि एटॉमिक रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। साइज बढ़ा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम। अब आगे है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज।
अब यहाँ पर जैसे मान लीजिए सेकेंड सेल है, एक ही सेल में जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर बढ़ते जाते हैं तो क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है ना। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मीन्स इट इज द चार्ज ऑफ न्यूक्लियस एक्सपीरियंस्ड बाय द आउटर बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें कि जो बैलेंस सेल अगर मान लीजिए कि ये है ना, मान लीजिए ये वाला सेल नहीं है, ये है, और सेकंड सेल में क्या हो रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं, तो क्या होगा कि सेल धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, या हम यूँ कहें कि थोड़ा छोटा हो जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियस उस इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचता चला जाएगा, जिसकी वजह से इस प्रोटॉन के नज़दीक जब बैलेंस सेल आएगा तो उस इलेक्ट्रॉन को तेज़ी से खींचेगा, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी बढ़ जाएगा, मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की अगर हम बात कर लें तो अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। ध्यान दें, तो जब आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा तो हम कहेंगे कि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, या हम कहें कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा तो उसका आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा, या अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज़्यादा है ना, तो यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्लियर। नॉन मेटालिक नेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि पीरियाडिक टेबल में अगर हम लोग देखें तो लेफ्ट टू राइट अगर हम लोग चलते हैं तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम कहेंगे कि बढ़ेगा। शिल्डिंग इफेक्ट, जब नंबर ऑफ सेल बढ़ेंगे तो शिल्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा, और जब नंबर ऑफ सेल बढ़ेंगे तो साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट जाएगा, मतलब इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अब यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर है या बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी की अगर हम बात कर लें तो अब यहाँ पर जैसे हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट की अगर बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर के। तो अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें कि एस कैरेक्टर इसमें 50%, 33.3% और 25%, तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ये इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा। अब यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर हम बात कर लें तो ऑक्सीडेशन स्टेट, अब यहाँ पर अगर ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता है, पॉजिटिव चार्ज की संख्या बढ़ता है, तो इसका क्या मीनिंग है, जैसे Fe अगर हम लोग ले लें, Fe3+ ले लें और Fe2+ ले लें, तो इसका क्या मीनिंग होगा कि इसका साइज छोटा, इसका साइज बड़ा होगा। जब इसका साइज छोटा होगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो प्रोटॉन की संख्या बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉनों को तेजी से खींचेगा, तो साइज छोटा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगा, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा। तो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ने से ये होगा कि साइज छोटा हो जाएगा, और साइज छोटा होने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक, तो अब यहाँ पर हो गया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीडेशन स्टेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यहाँ पर हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर लिख भी दिया है कि Fe3+ का होता है 1.96 और Fe2+ का होता है 1.83। क्लियर। अब आगे हम लोग अगर यहाँ पर देखें कि बॉन्ड ऑर्डर है, तो बॉन्ड ऑर्डर अगर हम किसी भी का निकालते हैं, जैसे मान लीजिए बॉन्ड ऑर्डर है एल्केन एल्काइन में, अगर हम लोग यही अगर हम लोग देखें तो वहाँ पर अगर हम लोग देखें कि बॉन्ड लेंथ क्या होगा, बड़ा है, जैसे एल्केन है बॉन्ड लेंथ बड़ा है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा। क्लियर। जैसे अगर हम लोग इथेन का और कंपेरिजन कर दें इथाइन से तो क्या होगा, अब यहाँ पर अगर हम लोग ध्यान दें तो ये बॉन्ड लेंथ छोटा, ये बॉन्ड लेंथ बड़ा, तो यहाँ sp है और यहाँ पर sp3 है, तो एक तो हम स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन से भी देख सकते हैं, या बॉन्ड ऑर्डर से इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, ज़्यादा है, और यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर मतलब यहाँ CC के बीच की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अगर हम किसी का बॉन्ड ऑर्डर निकाल लें, ठीक, तो बॉन्ड ऑर्डर के जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, तो ये बॉन्ड लेंथ के इन्वर्सली होगा, बॉन्ड एसोसिएशन के डायरेक्टली होगा। अब स्टेबिलिटी, अब यहाँ पर देखिए एक बहुत बड़ी चीज़ ये दिखाई दे रहा है कि बॉन्ड ऑर्डर
दिखाई दे रहा है कि स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और ये दिखाई दे रहा है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका क्या मीनिंग है? तो हम यहाँ पर यह भी समझ लें कि अगर हम यहाँ पर किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट चलें तो देखें कि होगा क्या। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? हम यहाँ पर कह सकते हैं कि अपने पीरियड में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होंगे? ग्रुप 18 के एलिमेंट्स आने जो इनर्ट गैस एलिमेंट है वो हम आने हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये सब क्या होंगे? सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे। अब जैसे हम कह सकते हैं कि फ्लोरीन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? भाई फ्लोरीन से ज़्यादा अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव की बात करें तो नियॉन हो जाएगा, है ना। हीलियम के बाद क्या आता है? नियॉन। ये है हीलियम, यहाँ पर होगा नियॉन। तो फ्लोरीन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका है? नियॉन का। पाउलिंग स्केल पर आप लोग ये डेटा देख सकते हैं कि नियॉन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्योंकि इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा, क्योंकि नंबर यहाँ इसके आउटर मोस्ट सेल में 7 होंगे तो नियॉन में 8 हो जाएंगे। तो और उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगा। लेकिन उसको हम लोग इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि इसके पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता है, इसलिए उसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से हम लोग बाहर रखते हैं। इसलिए हम लोग पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन को सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव मानते हैं, न कि नियॉन को। जबकि अगर हम वैल्यू की बात करें तो नियॉन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो सबसे ज़्यादा है, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी है लेकिन ले नहीं सकता इलेक्ट्रॉन, इसलिए उसको हम लोग नहीं रखते। अब यहाँ पर ये हम लोग समझ गए कि जब यहाँ पर अगर हम लोग देखें स्टेबिलिटी की बात करें तो देखिए इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा नियॉन का, तो उसकी स्टेबिलिटी भी तो सबसे ज़्यादा है। आया बात समझ में? तो इस बात को ध्यान देंगे। आगे हम लोग देखते हैं। तो हम लोग यहाँ पर अब देखें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम लोग एक्चुअल में निकालते कैसे हैं। आपने उसका डिफिनीशन देख लिया, अफेक्टिंग फैक्टर्स देख लिया कि कैसे कैसे वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा या बेसी होगा, कैसे इंक्रीज करेगा, कैसे डिक्रीज करेगा, मतलब कैसे अफेक्ट होगा, ये आप देख लिए। अब हम लोग ये निकालें कि जो है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम किस तरह से उसको कैलकुलेट करेंगे। तो अगर हम लोग देखें कि तो देयर आर अराउंड 20 डिफरेंट स्केल्स टू असाइन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज बेस्ड ऑन डिफरेंट थियोरेटिकल एजम्पशंस। कहने का मतलब हमारा ये है कि इसको निकालने के लिए बहुत से एजम्पशंस हैं, बहुत से जो है कि थियरी हैं, लेकिन सारा चीज़ तो हम लोग 20 तरीका या उससे भी ज़्यादा है तो वो तो पूरे तरीका हम लोग नहीं देखेंगे। लेकिन है 2-3 तरीका हम लोग ज़रूर ये सीखें कि किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं पाउलिंग स्केल। तो हम लोग देखें यहाँ पर पाउलिंग स्केल के अनुसार जो है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखें कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है एक्स ए डिफरेंस एक्स बी बिटवीन द टू एटम्स ए एंड बी। जैसे यहाँ पर हम लोग एक मॉलिक्यूल ले लिए ए बी, ठीक है। तो इसी ए और बी के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, भाई अलग अलग अगर एटम है तो उनके बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा। अब वहाँ पर अगर हम लोग देखें कि डिफरेंस तो होगा इन दोनों का, मतलब इसका अलग होगा इसका अलग होगा। अब जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है और जब डिफरेंस है तो उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर भी होगा और आयनिक भी कैरेक्टर होगा, ये भी क्लियर है। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें कि कैसे निकालते हैं तो एक्स ए डिफरेंस एक्स बी, इन दोनों में से ये देखिए डिफरेंस का साइन है। इसका मतलब यहाँ पर हम लोग ये देखेंगे कि इन दोनों में से जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगा उसमें से कम वाले वैल्यू को माइनस कर देंगे। तो एक्स ए डिफरेंस एक्स बी इक्वल टू होता है 0.208
अंडर रूट डेल्टा। और यहाँ पर ये जो वैल्यू होता है किलो कैलोरी पर मोल में, ऐसे ही एक्स ए डिफरेंस एक्स भी अगर हम किलो जूल पर मोल में अगर देखें तो 0.1017 अंडर रूट डेल्टा, ये हो गया वैल्यू। क्या ये फार्मूला अप्लाई कब करेंगे? जब वो किलो जूल पर मोल में दिया हो। तो अब यहाँ पर ये है किलो जूल पर मोल में और ये है किलो कैलोरी पर मोल में। अब यहाँ डेल्टा की वैल्यू क्या है जरा वो समझें। डेल्टा इक्वस टू होता है ई ए बी। ई एनर्जी जो है कि जो बॉन्ड ए बी होगा उसकी जो बॉन्ड एनर्जी होगी वो ये है आपका माइनस अंडर रूट ई ए इंटू ई बी बी, आने के अंडर रूट यहां पर बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए टू बॉन्ड एनर्जी ऑफ बी टू। क्लियर? तो यहां ए बी में से ये 100% जो कोवेलेंट कैरेक्टर हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करके रूट ले लें और इसमें से माइनस कर दें तो वो डेल्टा की वैल्यू क्लियर हो जाएगा, निकल आएगा। अब यहाँ पर यही अगर हम वैल्यू इस फार्मूले में अगर हम रख दें, इस वाले फार्मूले में ये डेल्टा की वैल्यू अगर रख दें तो हमारा ये इक्वेशन बन जाता है और ये किलो कैलोरी पर मोल में है। अगर ये वाला वैल्यू इसमें रख देंगे तो वो किलो जूल पर मोल में आ जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग देखें कि डेल्टा जो है वो एक्स्ट्रा बॉन्ड एनर्जी है और एक्स्ट्रा बॉन्ड एनर्जी का मतलब यहाँ पर हम लोग ऐसे देखें कि एक्चुअल जो बॉन्ड एनर्जी ए बी मॉलिक्यूल की जो बॉन्ड एनर्जी होगी, इसकी जो बॉन्ड एनर्जी होगी है ना, उसमें से बॉन्ड एनर्जी फॉर 100% जो कोवेलेंट बॉन्ड ए बी होगा। भाई यहाँ पर हमने अभी इसके थोड़ा सा पहले हमने ये बताया कि इसमें आयनिक कैरेक्टर और कोवेलेंट कैरेक्टर दोनों होगा, तो उसमें जो कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, जो 100% कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, उसकी जो बॉन्ड एनर्जी है इसमें से क्या करें, ए बी में से माइनस अगर हम लोग कर दें तो वो आपका क्या आ जाएगा, डेल्टा हो जाएगा। अब यहाँ पर है क्या चीज़, बॉन्ड एनर्जी फॉर 100% कोवेलेंट बॉन्ड इक्वस टू होता है जियोमेट्रिक मीन्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड ए एंड बी बी। तो यहां पर ई ए बी इक्वस टू बॉन्ड एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल ए बी। ई ए का मतलब है बॉन्ड एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल ए टू। ई बी बी का मतलब हो गया बॉन्ड एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल बी टू। अब इस पर हम लोग कुछ क्वेश्चन करें, एक दो क्वेश्चन करें कि कैसे हम इस फार्मूले को यूज करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैलकुलेट करने में। तो हम लोग देखें यहाँ पर दो एग्जाम्पल लिए हैं पाउलिंग स्केल पर। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन ऑन पाउलिंग स्केल। तो पाउलिंग स्केल पर कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालना है और यहाँ पर गिवन है CH और मतलब बॉन्ड एनर्जी ऑफ H2, बॉन्ड एनर्जी ऑफ CC, बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH, है ना। तो ये बॉन्ड एनर्जी दिया गया है और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है। तो देखिए यहाँ पर जो दिया गया है वो CH अगर दो डिफरेंट हैं तो जैसा हमने वहाँ पर आपको बताया कि ए बी था पाउलिंग स्केल, जब हम लोग फार्मूला देख रहे थे तो ए बी है, तो इसमें क्या होगा, पॉसिबिलिटी क्या होगा कि जैसे अगर ए अगर आपस में मिल गए तो A2 बना लिया। अब इसकी बॉन्ड एनर्जी होगी 100% कोवेलेंट बॉन्ड होगा। अब यहाँ पर अगर बी अगर दोनों मिल जाएं, बी और बी अगर आपस में मिल जाएं तो इसमें बॉन्ड एनर्जी क्या होगा, 100% कोवेलेंट बॉन्ड है तो इसकी बॉन्ड एनर्जी कुछ होगी। और यहाँ पर देखें तो ये क्या होगा, ए बी होगा। तो ए बी के बॉन्ड एनर्जी में से ये जो 100% कोवेलेंट बॉन्ड बन रहे हैं इसकी बॉन्ड एनर्जी का इसमें से इसकी बॉन्ड एनर्जी को माइनस करना होता है। जैसा ये आप यहाँ पर देखते हैं वही आपका क्या होता है, डेल्टा होता है। क्लियर ना? तो ये 100% कोवेलेंट बॉन्ड के एनर्जी है, ये और ये, सॉरी ये और ये क्या है, CH बॉन्ड की एनर्जी है। क्लियर? अब यहाँ पर ये तो फार्मूला हो गया। अब यही वैल्यू अगर हम इसमें रख दें तो आंसर आ जाएगा। तो जरा हम लोग रखें वैल्यू को और कैलकुलेट करके देखें कि क्या आता है। ठीक है?
तो देखें हम लोगों का ये आपका हो गया आंसर। क्लियर? तो देखिए यहाँ पर है क्या चीज़ कि हम लोग यहाँ से जो ये डेटा दिया गया है, जैसे EHH है, तो EHH की वैल्यू हमने यहाँ पर ये रख दिया, ये सब वैल्यू यहाँ पर रख दिया, और उसको जब कैलकुलेट हम लोग किए तो ये कैलकुलेशन के बाद आ गया 2.598। तो यहाँ पर ये मालूम हो गया कि कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कितना आ गया, 2.598। किसके अनुसार? पाउलिंग के अनुसार। ऐसे ही सेकेंड एग्जांपल में हम लोग देखें कि कैलकुलेट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। ये डेटा सब दिया हुआ है। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है। तो यहाँ पर जैसे ये सॉल्व किए हैं वैसे ही इसको सॉल्व हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को वैल्यू रखना पड़ेगा और इसमें निकालना है फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो HX 2.1 डिफरेंस XF इक्वल्स टू 208। तो हम लोगों का जो आंसर आ गया यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये फार्मूला था, और इस फार्मूले में हमने क्या किया कि ये सारा वैल्यू जो है कि इस फार्मूले में रख दिया। भाई जो वैल्यू दिया गया था ये सारे वैल्यू इस फार्मूले में हम लोग रख दिए, और रखने के बाद अगर हम लोग देखें इसको कैलकुलेट अगर हम लोग कर लें तो ये कैलकुलेशन आपका आ जाएगा ये। अब यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर ये हम लोग कर लेते हैं 775। तो अब देखिए इसके बाद हमने यहाँ सॉल्व कर दिया कि एक्स जो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा वो कितना आ गया, 3.875। तो हम लोग कह सकते हैं कि लगभग ये कितना आ गया, 4 के लगभग आ गया फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑन पाउलिंग स्केल। तो इस तरह से डेटा जो दिया रहेगा फार्मूले में वैल्यू रखेंगे, ठीक है, फार्मूले में वैल्यू रख देंगे, कैलकुलेट करेंगे, आंसर आ जाएगा। आगे हम लोग दूसरे स्केल को देखें, यानी मूल्यांकन स्केल के द्वारा देखें कि किसी का हम कैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैलकुलेट करेंगे। तो हम लोग देखें यहाँ पर कि कैसे हम लोग मूल्यांकन के अनुसार जो है कि हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कैलकुलेट करने के लिए मूल्यांकन के अनुसार पहले ये समझ लें कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एटम is the average of the two values of electron affinity and ionization energy। तो यहाँ पर दो वैल्यू यानी कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और आयोनाइजेशन एनर्जी का एवरेज वैल्यू अगर हम लोग ले लें तो वही आपका होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यहाँ XM या मूल्यांकन के अनुसार अगर हम लोग देखें तो इसी को हम लोग बोल रहे हैं XM। XM से हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं मूल्यांकन के अनुसार जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा। तो यहाँ पर मूल्यांकन के अनुसार जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा IE प्लस EA/2 होगा। यहाँ IE और EA की जो वैल्यू हम लोग लेंगे वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखेंगे। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें कि मूल्यांकन और पाउलिंग स्केल में क्या रिलेशन है तो ये रिलेशन आएगा आपका कि XM इक्वल्स टू 2 यहाँ पर है 2.8 इंटू XP, यानी कि XP में पाउलिंग के अनुसार अगर हम लोग देखें कि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में 2.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी XM के मतलब बराबर होगा, इक्वल होगा। तो XP तो यहाँ पर हम लोग देखें कि XP इक्वल्स टू हो गया XM अपान 2.8। इसी को हम ऐसे अगर लिखें XP बराबर तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें कि यहाँ पर ये तो फार्मूले से हम ऐसे लिख सकते हैं। अब यही वैल्यू अगर हम XM की वैल्यू अगर हम इसमें अगर रख दें तो आपको ये मिल जाएगा। अगर कैलकुलेट कर दें
तो आपका ये फार्मूला क्लियर हो गया कि XP बराबर हो जाएगा IE प्लस EA अपान 5.6। अब यहाँ पर IE एंड EA आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अगर किलो जूल पर मोल में ले लें और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मॉलिक्यूल बराबर होता है 96.48 किलो जूल पर मोल। अब वही वैल्यू अगर हम यहाँ पर अगर हम लोग रखें XM बराबर, आप देख रहे हैं कि क्या हो जाएगा, तो ये हो गया आपका कितना IE प्लस EA, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें कि यहाँ पर ये जो वैल्यू आपका है ये, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें कि IE प्लस EA में यहाँ पर 2 से अगर हम मल्टीप्लाई, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपका ये वैल्यू आ जाएगा। मतलब इस फार्मूले को, ये जो फार्मूला है इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट से हम किस में कन्वर्ट कर दें, किलो जूल पर मोल में। तो हम लोगों को करना क्या होगा कि इसमें 96.48 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपका किलो जूल पर मोल में आ जाएगा। तो XP बराबर हो जाएगा आपका ये, अब किलो जूल पर मोल से भाई XM को XP में कन्वर्ट कर दिए, किस फार्मूले से, इस फार्मूले से, या हम यूँ कहें कि XP बराबर हो जाएगा अब ये IE प्लस EA अपान 540 किलो जूल पर मोल। ये तो आ गया फार्मूला। अब इस पर हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं और देखें कि क्या आता है, कैसे कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बाय मुलिकन स्केल। तो हम लोग देखें यहाँ पर ये कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। और एग्जाम्पल है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन ऑन पाउलिंग स्केल इज 4.0 है। तो कैलकुलेट्स इट्स वैल्यू ऑफ मुलिकन स्केल। अगर मुलिकन स्केल पर हमको अगर इसको कैलकुलेट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, ये फार्मूला अप्लाई करेंगे जैसा आप लोग अभी देखें। तो अब इस फार्मूले में वैल्यू अगर हम लोग रख दें, पाउलिंग स्केल पर दिया ही है वैल्यू 4.0, तो XM की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। तो XM की वैल्यू जो होगा वो 2.8 इंटू 4.0, अब इसको आप जो है कि मल्टीप्लाई कर देंगे तो 11.2 आ जाएगा। तो 11.2 ये आपका आंसर आ गया। आप लोग थोड़ा सा ये भी ध्यान दें, मुलिकन्स अप्रोच या स्केल की हम बात करें तो यहाँ पर ये फार्मूला ज़रूर याद रखें कि XA बराबर 0.374 IE प्लस EA, इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बाई 2 प्लस ये इंटीजर से इंटीजर को इसमें जोड़ दें तो ये XA की वैल्यू होगा। जैसे A क्या है, एक एटम है, ठीक है। ऐसे या तो हम लोग इसी को इस तरह से भी लिख सकते हैं, यहाँ XA और XB क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम A है ना, और B का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम B। लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग देखें कि यहाँ पर जो ये वैल्यू दिया रहेगा वो किस में रहेगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रहेगा। इस बात को हमेशा याद रखेंगे। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ये रहेगा, ठीक है। ये जो वैल्यू होंगे IE और EA का, वो वैल्यू किस में होगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो अब आगे ये तो हो गया हम लोगों का पूरा मुलिकन, ये फार्मूला याद रखिएगा इसको भी। अब आगे हम लोग देखते हैं ऑलरेड रोचो के अनुसार जो है कि हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हम लोग देखें यहाँ पर ऑलरेड रोचो के अनुसार कैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम लोग निकालेंगे। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्टेड बाय द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑन द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर अगर हम लोग देखें कि ऑलरेड रोचो के अनुसार जो कि ये हम लोग फार्मूला अप्लाई करके हम लोग किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये फार्मूला हम लोग ज़रा याद रखें। यहाँ पर आप लोगों को ये दिखाई दे रहा होगा जैसे XAR इक्वस टू है 0.359 इंटू Z स्टार अपन R स्क्वायर प्लस 0.744, ये फार्मूला है। इसमें Z स्टार क्या है,
इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, आर क्या है, कोवेलेंट रेडियस ऑफ एटम इन एंगस्ट्रॉम, ये ध्यान दें। अब यहाँ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, हम लोग कैलकुलेट पीरियाडिक टेबल के पार्ट 4 वाले वीडियो में हमने आप लोगों को इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैसे कैलकुलेट करते हैं, शील्डिंग कांस्टेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये हमने आपको सिखाया है। तो यहाँ जेड स्टार हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, वैल्यू रखेंगे, आंसर आ जाएगा। क्लियर। जैसे एक एग्जांपल ले लें कि कैलकुलेट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सिलिकॉन 14 यूजिंग ऑलरेडी रोचो स्केल द कोवेलेंट रेडियस ऑफ सिलिकॉन 14, क्या होगा। उसका रेडियस तो यहाँ पर एंगस्ट्रॉम में दिया है और एंगस्ट्रॉम में हमको चाहिए भी, है ना, नहीं होगा तो कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर पहले हम लोग ये फार्मूला अप्लाई करके हम लोग जेड स्टार कैलकुलेट कर लें। तो यहाँ पर देखिए हम लोग ये कैलकुलेट कर लिए, ये हम लोगों का आ गया क्या, जेड स्टार। और यहाँ जेड स्टार हम लोग कैसे निकालते हैं, आप लोग जानते हैं, स्लेटर रूल लगा करके। तो यहां पर हमने स्लेटर रूल लगा दिया और स्लेटर रूल लगा करके आपने जेड स्टार आने की इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकाल लिया 4.15। तो पहले आप सिलिकॉन की क्या करते हैं, ग्रुपिंग कर लेते हैं, उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद ग्रुपिंग करते हैं, फिर स्लेटर रूल लगाते हैं और वैल्यू रखते हैं, तो ये निकल आएगा आपका 4.15, ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब वही इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इस ऑलरेडी रोचो फार्मूले में वैल्यू रख दें। अब यहाँ पर ये तो पहले से ही है वैल्यू 0.359 इंटू 4.15, जो अभी आपने जेड स्टार रखा निकाला, अपान उसका रेडियस रखें, इसका स्क्वायर कर दें, प्लस 0.744 और इसको कैलकुलेट कर दें तो 1.82 आपका आंसर हो जाएगा। यही सिलिकॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आ जाएगा किस पर, ऑलरेडी रोचो स्केल के अनुसार। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने जो है कि 3 तरह से आपने कैलकुलेट किया, पाउलिंग स्केल के अनुसार, मुल्कन के अनुसार, ऑलरेडी रोचो के अनुसार कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। लेकिन अगर वीडियो अच्छा लगता है तो स्टूडेंट्स ज़रूर सब्सक्राइब करें, कोशिश करें कि सब्सक्राइब हम लोग चैनल को करें और लाइक शेयर कमेंट्स करते रहें। कमेंट्स आप लोग भेजते हैं तो यूं ही पढ़ करके आशीर्वाद आप लोगों को यूं ही निकल आता है। तो हम लोग स्टूडेंट्स इस वीडियो के लिए इतना ही। ओके, धन्यवाद।